शालोम, आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और 2 दिन क्लासें रुकी रही, थोड़ा सा हम लोग अपने कामों में व्यस्त थे इस वजह से। और शुरू करते हैं मराठाओं का काफ़ी अच्छा से आप लोग पढ़ रहे हो। और शिवाजी मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम पढ़ते हैं शिवाजी का प्रशासन। और शिवाजी का प्रशासन होने के बाद हम इस आधुनिक भारत वाली सीरीज़ में शुरू करेंगे पेशवा। अच्छा, कल एक बच्चे का मैसेज आया, मराठा राजस्थान का इतिहास। अरे, मराठा नेशनल हिस्ट्री में आता है। मराठा का मतलब महाराष्ट्र होता है और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों का इतिहास। ये राजस्थान के इतिहास में ये नहीं लगता टॉपिक। नेशनल हिस्ट्री जिस कोर्स में आती है, चाहे राजस्थान पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, उन सब में टॉपिक लगता है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का जब प्रशासन अपन पढ़ना शुरू करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखते हैं, अष्टप्रधान। एक प्रश्न आया था 2010 या 12 में आरएस के पेपर में कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। ठीक है, ये सवाल बार बार आता है, कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। अपन पढ़ेंगे आगे चल के, मैं यहाँ लिख रही हूँ अष्टदिग्गज, और अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय अपन पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब। और ये 1510 ईस्वी सन में पुर्तगाली शासक होता है, उस समय इसका वर्णन आएगा। तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। तो अष्टप्रधान में कौन कौन थे वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आता है अष्टप्रधान में और उसका नाम था पेशवा। ठीक है, पेशवा का जो काम होता था वो प्रधानमंत्री की तरह होता था। अगर कहीं पर छत्रपति गया हुआ है तो उस समय उस पूरे प्रशासन की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती थी? पेशवा। इसको वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के समान भी माना जा सकता है। दूसरा प्रमुख व्यक्ति होता था अमात्य। अमात्य जो है ये कुछ मामलों का प्रमुख होता था। इसका काम ये होता था कि जो प्रधानमंत्री है, जब ये भी ना हो और जब पेशवा भी ना हो तो उस समय सारे कामों को संभालना। ठीक है, तीसरा व्यक्ति होता था मंत्री। मंत्री का दूसरा नाम है वाक्यानवीस। इसे वाक्यानवीस भी कहा जाता था। ठीक है, और जो अमात्य है इसे मजमुआदार भी कहा जाता था, मजमुआदार। चौथा जो व्यक्ति होता था, प्रमुख व्यक्ति है, इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है सचिव। सचिव, इसको शुरूनवीस भी कहा जाता था। और जो शुरूनवीस का काम होता था वो होता था पत्राचार। अगर कोई व्यक्ति आया है पेशवा के पास में अथवा छत्रपति के पास में, तो वो जो एक पत्र लेकर आता था उसको पहले पढ़ना, या किसी व्यक्ति को पत्र लिख के भेजना है, या किसी व्यक्ति ने किसी पत्र के माध्यम से कोई बातचीत करी है, तो वो किसके थ्रू होती थी? शुरूनवीस या फिर पत्राचार। वाक्यानवीस मंत्री का काम होता था। ये सेनापति नहीं है, केवल एक मंत्री है। उसके बाद में 5वें नंबर पर दबीर या सुमंत। दबीर या सुमंत। देखो, अगर आप लोगों ने रामायण ढंग से देखी हो तो रामायण में एक सुमंत नाम का दरबारी होता है, और जब राम जाते हैं वन के लिए और उस समय अपने रथ पर सारथी की उनको बिठा के लेके जाता है, राम का सारा सामान लेके जाता है, तो ये दरबारी व्यक्ति है, प्रमुख दरबारी व्यक्ति। दबीर या सुमंत, प्रमुख दरबारी व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद में 6ठे नंबर पर आता है सेनापति। ये क्रम नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये क्रम नहीं है। ये वो क्रम नहीं है कि पहले नंबर पे राष्ट्रपति है नागरिकता में, दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री, ऐसा क्रम नहीं है। ये बराबर होते थे सारे के सारे। जो 7वां नंबर है इसे कहते हैं पंडित राव। पंडित राव या फिर सर ए नौबत, या फिर केवल इतना ही ध्यान रख लेना, इसका काम होता था धर्माचार का। धर्म के संबंध में अगर कोई हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म में किसी भी प्रकार का कुछ दान देना है तो उसे क्या कहते थे? पंडित राव। और जो 8वां नंबर होता था वो होता था न्यायाधीश। जो न्यायाधीश है इसको अभी न्याय व्यवस्था में फिर से देख लेंगे, क्योंकि जो उस समय न्याय व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो पंडित जो न्याय करते थे स्मृतियों के आधार पर, मौलवी जो न्याय करते थे अपने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर। तो इसे कहते हैं शिवाजी का अष्टप्रधान। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं इधर की तरफ बाकी चीज़ें लिखना शुरू कर दूँ। इसके बाद बात करते हैं शिवाजी का सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन, देखो सैन्य प्रशासन में उस समय एयरफोर्स तो थी ही नहीं,
टोटल थी तो क्या थी वो, आर्मी या फिर नेवी। तो पहले आर्मी की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जो सैन्य प्रशासन था, उस सैन्य प्रशासन में खास बात ये थी कि 2 प्रकार की सेना होती थी। अगर हम थल सेना के समझ के ध्यान रखें तो सेना 2 प्रकार की होती थी, अश्व सेना और पैदल सेना। पैदल सेना, जो अश्व सेना है ये अगेन 2 प्रकार की है, एक का नाम है बरगीर और एक का नाम है सिलेदार, ठीक है। बरगीर वो होते थे जिनके पास घोड़ा तो है लेकिन अस्त्र शस्त्र का इंतजाम युद्ध के समय अपने स्तर पर करते थे, ठीक है। अस्त्र शस्त्र स्वयं के द्वारा इंतजाम, स्वयं के द्वारा। तो अगर ये बरगीर स्वयं के द्वारा कर रहे हैं तो सिलेदार को कौन करेगा, प्रशासन। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अस्त्र शस्त्र स्वयं के राज्य के द्वारा, अस्त्र शस्त्र का इंतजाम राज्य के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना ये वाली बात, इसको ऐसे लिख ले, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। सिलेदार शब्द को आप ऐसे जोड़ सकते हो कि भाई सिल के पहनाने का काम कौन कर रहा है, राज्य। तो रिमेनिंग कौन बच गया, बरगीर। तो बरगीर अपने स्तर पर स्वयं करते थे। जो अश्व सेना थी, इस अश्व सेना को पागा कहा जाता था। अश्व सेना को क्या कहते थे, पागा। सवाल आ सकता है कि अश्व सेना थी निम्न में से किस क्या कहते थे उससे, पागा, अथवा शिवाजी की पागा सेना किससे संबंधित थी, अश्व सेना से, ठीक है। अब सेना के जो व्यक्ति होते थे उनकी गिनती ध्यान रखना, 25 जो घुड़सवार हैं उन 25 घुड़सवारों पर एक हवलदार होता था, एक हवलदार, ठीक है। 5 जो हवलदार होते थे, 5 हवलदारों पर एक जुमलादार, ये एक है, एक जुमलादार, ठीक है। 10 जुमलादारों पर 10 जो जुमलादार होते थे उन पर एक हजारी होता था, एक हजारी। और जो 5 हजारी होते थे, 5 हजारी, 5 हजारी, इन 5 हजारियों को पंच के ऊपर एक पंच हजारी होता था, पंच हजारी। ये ध्यान रखना, 25 घुड़सवारों की एक टुकड़ी होती थी, उसका एक प्रमुख होता था हवलदार, 5 हवलदारों पर एक जुमलादार, 10 जुमलादारों पर एक हजारी, 5 हजारी लोगों पर एक पंच हजारी। आप याद ये वाला करना ऐसे, देखो हवलदार जुमलादार हजारी और पंच हवलदारी, हवलदार जुमलादार हजारी और पंच हजारी, ये आपको वैसे याद हो जाएंगे। 25 पर एक है, फिर उसके बाद 5 पर, और उसके बाद 10 और फिर 5, 5, 10 और 5, ठीक है। तो ये हो गई जो शिवाजी की सेना होती थी वो। स्क्रीनशॉट आप लोग, फिर अगमन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब की बार मैंने थोड़ा सा सिस्टमेटिक कोशिश किया आप लोगों के लिए। चलो रब कर दूँ और कोशिश करेंगे स्लाइड आपको मिलनी शुरू हो जाए। ठीक है, अब जो शिवाजी का प्रशासन था उसमें नौसेना भी थी। नौसेना के बारे में मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया कि शिवाजी जो थे दरिया सारंग के नेतृत्व में नौसेना का गठन करते हैं और उसके बाद में वो 2 चीज़ों को जीत नहीं पाए थे, एक जंजीरा की सिद्धियों को जीत नहीं पाए थे, ठीक है। तो शिवाजी की नौसेना, नौसेना का जो प्रमुख था वो पाइक कहलाता था। नौसेना का प्रमुख कौन कहलाता था, पाइक। 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम दरिया सारंग, उसके नेतृत्व में शिवाजी ने बनाया, और एक व्यक्ति और था नायक, इसके नेतृत्व में भी शिवाजी ने नौसेना का गठन किया। बाकी पिछला वाला वीडियो आप ध्यान से देख लेना, उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल इसके बारे में बता दी। उतना ही सवाल आता है। इसके बाद शिवाजी का हम देखते हैं राजस्व प्रशासन, राज्य कैसे चलता था, ठीक है। तो राजस्व प्रशासन में 2 बातें एक साथ देख लेते हैं अपन। एक तो राज्य का विभाजन कैसे हुआ, एक टैक्स कलेक्शन जो होता था वो किस आधार पे होता था। वैसे वो जो साम्राज्य का विभाजन है उसको अलग से देखते हैं, लेकिन इसी में बता रही हूँ बस, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ समझो पहले कि जो शिवाजी का राज्य था उसे शिवाजी स्वराज्य कहते थे। क्या कहते थे, स्वराज्य। स्वराज्य के जो अधीन होता था वो प्रांत होते थे।
अब देखो इस प्रांत के बारे में दो बातें। जब बात आती है शिवाजी की अकॉर्डिंग टू सैन्य व्यवस्था, तब शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था। जब बात आती है टैक्स कलेक्शन करने की, तो शिवाजी ने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और वो 20 प्रांत पहला, ठीक है। तो टोटल प्रांत मुख्य रूप से कितने थे? 4 के बाद परगनों में विभाजित था, और जो परगनों का प्रमुख होता था वो मामलातदार कहलाता था, मामलातदार, ठीक है। परगनों के बाद में जो डिवाइडेशन हुआ है उसे कहते थे तरफ या मोजा। एक ही बात है, कुछ जगह उसे तरफ कह देते थे और कुछ जगह उसे मौजा। और इसके जो डिवाइडेशन है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? गांव, ठीक है। अब यहाँ तरफ जो मौजा होता था, इसका अधिकारी होता था कारकुन, ठीक है। और गांव में जब न्याय करता था, अगर न्याय की बात आ रही है तो पाटिल या पटेल, ठीक है। गांव में न्याय का अधिकारी कौन होता था? पाटिल, ठीक है। तो ये हो गया प्रशासन। अब शिवाजी ने जो टैक्स कलेक्शन थी, इसके बारे में 3-4 लोगों की अलग अलग राय है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। एक सबसे छोटी जो इकाई है उसे कहा जाता था काठी, ठीक है। और 20 काठी बराबर 1 बीघा, और 120 बीघा बराबर 1 चंवरी। ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में आता है। थोड़ा सा प्रशासन वाला टॉपिक नीरस हो जाता है, लेकिन यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। ये हो गई भूमि की माप, शिवाजी के समय भूमि की माप। अब जब टैक्स कलेक्शन करने के लिए शिवाजी जाते हैं, बात होती है, तो सबसे पहले MG रानाडे, मैंने MG रानाडे की किताब आपको बता दी, द राइजिंग पावर ऑफ मराठा। MG रानाडे ने कहा कि जो टैक्स वसूल किया जाता है चौथ, ठीक है। अभी हम राजस्व की सिर्फ चौथ की बात कर रहे हैं, भू राजस्व की नहीं कर रहे। तो जो चौथ वसूल किया जाता था वो इस आधार पर किया जाता था कि कोई तीसरी शक्ति जब आक्रमण करेगी, उससे मराठा उस राज्य की सुरक्षा करेंगे। और ये बात 1761 के पानीपत के युद्ध से साबित हो जाती है। कैसे? जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, दिल्ली में शासक होता है मोहम्मद शाह, तो उस समय जब सुरक्षा करने का दायित्व आता है तो किसके ऊपर आ जाता है? मराठों के पास, ठीक है। उसके बाद में यदुनाथ सरकार कहेंगे ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, मान के चलो बीजापुर है, बीजापुर में गए वो लोग और कहा देखो या तो आप हमें इतना टैक्स दे दो, अदरवाइज हम तुम पे आक्रमण करेंगे। तो उन्होंने कहा मराठों के आक्रमण से बचने के लिए ये टैक्स वसूल किया जाता था। एक तीसरे व्यक्ति हैं सरदेसाई, और सरदेसाई ने कहा उस क्षेत्र का प्रमुख होने के नाते, ठीक है। तो ये टैक्स तीन व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति ने चौथ जो टैक्स है उसके बारे में ये बात की। अब हम बात करते हैं भू राजस्व की। अच्छा, एक टैक्स और है सरदेशमुख। ये सरदेशमुख या सरदेशमुखी जो टैक्स है वो आय जो थी उसका 10% होता था भू राजस्व की, और उस क्षेत्र का सरदेशमुख होने के नाते शिवाजी इस टैक्स को लेते थे। चौथ और सरदेशमुख 2 टैक्स वसूल किए जाते थे। अब बात करते हैं भू राजस्व की। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भू राजस्व की। शिवाजी ने क्या किया? जो उनका स्वराज्य था, जिसे सीधा वो स्वराज्य कहते थे, इस क्षेत्र में शिवाजी ने पूरी रीति से जो ठेकेदार होते थे, ठेकेदारी प्रथा को कहते हैं इजारेदारी, उसको समाप्त कर दिया। उसने कहा बीच के व्यक्ति खत्म, और शिवाजी ने अपने पूरे जीवन काल में पंडितों के अलावा या मौलवियों के अलावा किसी को कोई जमीन दान नहीं दी, ठीक है। उन्होंने कहा इस तरह से जो नगद वेतन है वो नगद में दिया जाएगा, कोई भी जमीन दान में नहीं दी। तो शिवाजी ने भू राजस्व वसूल करने के लिए जो ठेकेदारी प्रथा थी, ठेकेदारी प्रथा, इसी ठेकेदारी प्रथा का दूसरा नाम है इजारेदारी। इजारेदारी बोल दो या ठेकेदारी कह दो, एक ही बात है। इस इजारेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इस प्रकार से काम नहीं होगा। और जो भू राजस्व वसूल किया जाता था वो टोटल आय का 40% होता था। कहते हैं पहले कम था और बाद में थोड़ा बहुत ये बढ़ा दिया गया। क्लियर है ये वाली बात? तो इन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया। नगद जो वेतन दिया जाता था
उसे नगद में दिया जाता था। जो सैनिकों को वेतन दिया जाता था वो कैसे दिया जाता था? नगद। भू राजस्व नहीं देंगे कि आप एक काम करो ये ज़मीन ले लो, जैसे अपन मनसबदारी व्यवस्था पढ़ेंगे, उसका मतलब ये है ज़मीन दान दे दी, ज़मीन से जो टैक्स होगा वो आप कलेक्ट करो, उसमें जो पैसा आपका है वो रखो और बाकी वाला पैसा जमा करा दो। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ और आपका वेतन नगद में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भू राजस्व प्रथा थी उसको शिवाजी ने इस प्रकार शुरू किया। अगला है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब न्याय व्यवस्था में जो गांव में होते थे उन्हें कहा जाता था पटेल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, गांव के प्रमुख कौन होते थे? पटेल, और वो न्याय का काम करते थे। अपने यहाँ सरपंच बोल देते हैं, सरपंच स्तर का वो व्यक्ति होता था। ये दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों का फैसला करता था। ठीक है, दीवानी और फौजदारी क्या होता है? कोई खास बात ऐसा नहीं है, व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति और व्यक्ति वर्सेस राज्य इसको डेफिनेट कर देता है, लेकिन सिर्फ इतना सा है, ऐसे मामले जिनको कोर्ट के बाहर अगर दो व्यक्ति आपस में सुलझा लेते हैं उसे दीवानी यानी सिविल मामला कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको सुलझाने की परमिशन नहीं होती वो फौजदारी। जैसे हस्बैंड वाइफ का मामला है तो हस्बैंड वाइफ चाहे तो म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर वो म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं तो कोर्ट एग्री करता है और ठीक है उनकी बात को मान लेता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का कत्ल कर दिया, अब वो कहे कि लो हम बाहर बात कर लेते हैं, कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये संभव नहीं है। तो ये मामलों का डिवाइडेशन होता है, ज़मीन का, संपत्ति का, तलाक का दीवानी मामला, हत्या का, लूटपाट का, चोरी का मामला जो होता है वो कौन सा मामला होता है? फौजदारी मामला। दीवानी और फौजदारी दोनों होते थे। जो ब्राह्मण न्याय करते थे उनका जो आधार था वो स्मृतियाँ थी। स्मृतियाँ, पुराण, ये जो थी मनुस्मृति जैसे एक है जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहती है, तो स्मृतियाँ जो थी उनको ही आधार बनाया जाता था। अच्छा, एक संस्था थी, इसको इम्पॉर्टेंट लगा के लिखना, ये इम्पॉर्टेंट है। एक संस्था थी हाजिर मजलिस। हाजिर मजलिस, ये जो संस्था है हाजिर मजलिस, ये संस्था सीधे अपीलीय संस्था होती थी। जैसे अपन अभी जाते हैं मुंसिफ या रजिस्ट्रार कोर्ट होता है, जिससे छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, उसके बाद में सुप्रीम हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, तो ये उस समय अंतिम अपीलीय संस्था थी। अंतिम संस्था है इसलिए इसे वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट से जोड़ सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद में ये संस्था समाप्त हो गई। इधर शिवाजी की मृत्यु होती है और इधर ये संस्था पूरी रीति से समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा प्रशासन बता दिया। इस प्रशासन में एक और छोटी सी टर्म रह गई है, वो है मावले। मावले, ठीक है, मावली नहीं है, मावली तो माता होती है, अपने यहाँ पर पूजा होती है मावली माता की। ठीक है, मावले शिवाजी के बॉडीगार्ड, अंग रक्षक, अंग रक्षक। ठीक है, एक चीज़ और है, शिवाजी ने अपनी सेना में योग्यता के आधार पर सैनिकों को भर्ती किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उनकी सेना में बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिक भी होते थे, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। आप एक चीज़ देखिए, महाराणा प्रताप की जो सेना के सेनापति थे हाकिम खान सूर, जो हरावल का नेतृत्व कर रहे थे इधर से, और उधर अकबर की सेना में मान सिंह थे, तो धार्मिक युद्ध वो भी नहीं था, धार्मिक युद्ध ये भी नहीं है, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो शिवाजी की सेना में मुस्लिम सैनिक बड़ी संख्या में थे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप लीजिए। और ये हो गया शिवाजी की न्याय व्यवस्था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद अपन संभाजी के बाद में शाहू ताराबाई और इसके बाद में पेशवा शुरू करेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति पहली बार चैनल को देख रहे हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो होता है उसको नोटिफाई कर लीजिए। थैंक यू।